अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। मैं हूँ फातिमा अख्तर और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। ख़वातीन माशरे में जो ज़िंदगी गुजार रही है, चाहे वो लेडी हो, वर्किंग लेडी हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो या हाउस में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को संभालती हैं, तो कई हिस्से हैं कि बच्चों को उठाना भी है, नाश्ता भी देना है। ये तो सबसे बड़ा टास्क होता है। फिर उसके बाद हस्बैंड, फिर फैमिली, फिर ससुराल, फिर अपना घर, फिर अपना काम, फिर दिन की खाने की तैयारी। तो भाई चाहे वो लेडी वर्किंग लेडी हो, चाहे वो घर में हाउस वाइफ या घर पे काम करते खातून, हम आज तमाम उन खवातीन और दुनिया की तमाम खवातीन को आज हमारा मेरी और बिलाल की तरफ सलाम है कि भाई आप हर शोबे में तरक्की करिए, चाहे वो घर के मामलात हो, चाहे वो ऑफिस के मामलात हो। तो भाई ये बड़ा अच्छा सलाम के मेरे कान में आवाज आ गई, पुलिस साहब की वालेकुम सलाम। चले जी, ये बात तो हो गई कि भाई अच्छी बात कि भाई, और सबसे बढ़कर जो है यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, क्योंकि आजकल ये चीज़ हम देखने को अच्छा, कल का ही वाक़या मैं बता दूं। जब मैं घर जा रही थी यूनिवर्सिटी रोड, यू नो द सिचुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी रोड बहुत बुरे। अच्छा, दो जो सुजुकी वाले थे, उन्होंने मेरी गाड़ी को ऐसा कर दिया कि मैं सैंडविच बना रहे हैं वो, और इस तरह से मेरे शीशे को भी नुकसान पहुंचा। मगर जब मैंने उससे पूछा कि भाई आपको जब मैं दिख रही इतनी बड़ी गाड़ी, तो उन्होंने मुझे गाली दी। सो दिस इज वेरी बैड थिंग। और माशरे में ये बहुत चीज हो रही है, जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो फिर ये इस अलकाबाज से नवाजा जाता है। तो खुदारा आपके घर में भी माँ बहनें, हाँ यकीनन वो घर पे ही होंगी, मगर जो घर से बाहर निकल रही है उनकी भी रिस्पेक्ट किया। नहीं, इस चीज की तो मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ, खासतौर पे उन लोगों को जो इस तरह से रोड पे चलते हुए खवातीन को खासतौर पे गाली देते हैं। तो मैं समझता हूँ सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी गाली है। अगर उस रात या जब प्लानिंग हो रही थी ना इनकी पैदाइश की, तो अगर वालिदैन सो ही जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग नासूरी होते हैं जो खवातीन को इज्जत की निगाह से नहीं देखते। मुझे शायद ऐसा लगता है कि अपनी वालिदा को, अपनी बहन को या फिर अपनी अहलिया को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखते। इट हैपेंस लाइक दैट। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं, बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, आज बहुत सारी खबरें, और खबरों का आगाज अमेरिका से कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, और न्यूयॉर्क से करते हैं, जहाँ पर सिटी जो न्यूयॉर्क की सिटी है उसके मेयरशिप के लिए होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने जो है वो मैदान मार लिया। और ये पहली बार अमेरिकी तारीख में हुआ है कि कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक 49.6% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 41.6% वोट हासिल किए। तो दिस इज अ गुड साइन कि भाई वहां पर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल। और कोमो की बात करें ना, तो ये जो साहब हैं, इनको कर्टिस सिल्वा की मौजूदगी से नुकसान भी पहुंचा है, जबकि ममदानी और कोमो से पीछे रहने के बावजूद 2 हिस्सों में वोट हासिल करते रहे हैं, जिससे ममदानी को मुमकिन तौर पर फ़ायदा भी हुआ है। ममदानी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किरायों को मुंजबित करने, सबसे पहली चीज़ शहर के ज़ेर इंतज़ाम जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनको कायम करने, और बसों को मुफ्त करने जैसे वादे किए हैं। अच्छा, ये वो वादे हैं, ये हम यहाँ भी सुनते हैं, लेकिन वो वादे वफा वहाँ पर हो रहे हैं भाई, ये बड़ी बात है। जिसके बाद वो तरक्की पसंद हलकों में एक जो है वो आइकॉन बन चुके हैं। और ममदानी ने इजराइल पर गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम भी आयद किया है, और कहा है कि अगर इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। अच्छा, ये बहुत डीप स्टेटमेंट है। अमेरिका में होते हुए ये स्टेटमेंट दिया है, तो ब्रावो मैन। मगर साथ साथ ये देखें ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो नेतन्याहू के बहुत करीबी साथी दोस्त माने जाते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट देकर वहाँ की जो अवाम है उन्होंने वोट दिया और न्यूयॉर्क के मेयर बने। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन। अच्छा जी, अमेरिका के रियासती और मकामी इंतखाबात में लाखों अफराद ने वोट डाला, और 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अच्छा जी, ये जो आप रिकॉर्ड और ये जो नई तारीख रकम हुई है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पर बात होती है, तमाम तर स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि भाई मुसलमानों को बुरा बोला, मगर वही मुसलमान आज वहाँ का मेयर बन गया है। और हम ममदानी जो हैं वो पहली बार, और उनकी एज बहुत बिलाल बहुत छोटी है, 34 इयर्स में पहली बार कोई वहाँ का इस तरह बिल्कुल यंग है। और जो उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई पूरे सिलेक्शन से पहले, तो वो काबिल दीद था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, साथ ही साथ वो इसराइल को भी बुरा कह रहे थे, मतलब जो वहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, उस हवाले से भी वो बात कर रहे थे।
और वो कह रहे थे कि भाई जो हक है अवाम का उनको मिले, तो अब वो जीत चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। इसी के साथ साथ जो है वो तर्जुमान ने भी वजाहत की है व्हाइट हाउस ने ना इनके इसी स्टेटमेंट के ऊपर, इनकी तमाम जीत के ऊपर भी कैरोलिन साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बता दिया कि ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद है। अमेरिका और भारत की तिजारती टीम्स संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ भी हैं। ट्रंप दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में मस्बत राय रखते हैं। अच्छा जी, मजीद उनका क्या कहना था वो भी आपको अपडेट कर देते हैं कि सूडान में अमन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं। कैरोलिन ल्यूट का कहना था कि डेमोक्रेट्स की हर दर्मी की वजह से तवील शटडाउन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। डेमोक्रेटिक्स लाखों अमरीकों की सलामती और खुशहाली को खतरे में डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम एक ऐसे स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं जो कि पावरफुल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक पावरफुल सदर हैं अमेरिका के, और वहाँ के न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क को माना जाता है एक ऐसी सिटी जो कभी सोती नहीं, जिस तरह कहते हैं ना कराची लाइटों वाला शहर, तो न्यूयॉर्क के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये कभी भी यहाँ पर रोशनी मान नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तो लोड शेडिंग भी नहीं होती ना, दिन हो रात हो सुबह हो हर वक्त जगमगाती रहती। तो वहां पर एक मुसलमान का बनना मेयर और जीतना, रिकॉर्डली जीतना, तो दिस इज वेरी अप्रिशिएटेबल। और हम यही कहेंगे कि भाई जो कुछ उन्होंने वादे किए वो निभाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इज मुस्लिम, सो हम चाहेंगे कि कंपटीशन इतना टफ है डिलीवरेंस का कि अगर एक शख्स डिलीवर नहीं करता है ना तो वो फौरन से हटकर कोई दूसरा शख्स उसकी जगह ले लेता है। टैक्सेस चोरी का मामला नहीं है वहां पर, सिविक सेंस का मसला नहीं है, ये सारी चीजें तो सिर्फ जो शख्स आता है वो ये इसी बेस पर आता है कि अगर मैं डिलीवर नहीं कर सका तो मैं फिर यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा या फिर मैं यहाँ से किक आउट हो जाऊंगा। बहरहाल मुल्क की सतह पर बात करते हैं, कुछ गठजोड़ होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और साथ साथ पीपल्स पार्टी का, और ये जुमला दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी पीपल्स पार्टी, और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं और अब दीगर इत्तेहादियों को भी लाएंगे। ये कहना है नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का, जो कि वाज़ेह तौर पर पैगाम दे चुके हैं। अच्छा जी, सेनेट के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम आने वाली है, कोशिश करेंगे कि आइन के मुताबिक पेश करेंगे। आप 27वीं तरमीम पर तकरीर करेंगे और राय देंगे। और इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि कमेटी में मामला जाएगा, इस कमेटी में कौमी असम्बली की कमेटी भी आ जाएगी। ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए, क्योंकि ये हो रहा था बिलाल के, ये कहा रहा था कि भाई जल्द से जल्द ये तरमीम जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई मुशावरत नहीं होगी, कोई मीटिंग्स नहीं होगी, पार्टियों में इत्तेहादियों में या अपोजिशन में बातचीत नहीं होगी। तो बट अब ये बात वाज़ेह तौर पर सेनेट के इजलास में कह दिया गया है कि भाई वी विल डिस्कस डीपली एंड देन वी विल पास इट। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि हम अभी अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं, जो कि बात वो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। दीगर इत्तेहादी जमातें जो कि MQM है, ANP है, BAP को भी एतमाद में लेना है। इसहाक डार ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी दस्तावेज आपके सामने पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत से कहता हूँ कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आएँ। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान देखा था, बयान देना उनका हक है। बिल्कुल, लोड शेडिंग के जो है वो हम बातें करते हैं और कुछ स्टूडियो की भी लाइट्स इधर से उधर हो जाती हैं, टेक्निकल इश्यूज की बुनियाद पर सही होना जरूरी होता है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बिलावल साहब क्या बात कर रही है, इसहाक डार साहब की बात कर रही है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि इस वक्त जमहूरियत को प्रिवेल करने के लिए, जमहूरियत को आगे चलाने के लिए कुछ बातें जो है वो मिलकर बैठकर हो रही हैं। और उन्होंने ये साथ ये भी कहा, बिलावल ने जिन बातों की निशानदेही की है वो हवा में नहीं की हैं, उन पर बात हुई है और पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और अब हम दूसरे इत्तेहादियों को भी लाएंगे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कि अब हम दूसरे इत्तेहादियों को भी लाएंगे। हो सकता है कि मौलाना साहब आ जाएं, हो सकता है कि कोई पुरानी PDM की शक्ल जो है वो इख्तियार हो जाए, PDM 1 PDM 2, और जो है वो थैंक यू वेरी मच फॉर टीम के वापस आ गया है नूर। अच्छा, अगर इत्तेहादियों की बात करें ना तो MQM, ANP, BNP, और क्योंकि पीपल्स पार्टी इज ऑन दैट गेम कि भाई हम ये जो 27वीं तरमीम लाएंगे उसमें उनसे बात हो चुकी है। मगर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो एक्स पर उन्होंने जो बातें लिखी हैं उस पर कह रहे हैं कि
बहुत तशवीश की बात है, बहुत गहरी बातें की, मगर साथ ही साथ अब ये देखना है कि किस तरह से दीगर जमातें हैं जो कि उनके पास नंबर्स तो बहुत कम है बट जाहिर सी बात इत्तेहादी हैं, MQM है या दीगर जमातें हैं, वो इस पर क्या फैसला है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, तहरीक इंसाफ की बात कर देते हैं, जिसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI से मशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। ऑपोजिशन की बात की थी कि भाई ऑपोजिशन पर भी बैठा जा सकता है, तो वो PTI की बात कर रहे थे। अब वो PTI वाले कह रहे हैं, चेयरमैन गौहर, PTI के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि भाई हम पहले बात करेंगे, फिर उस पर हम फैसला लेंगे कि हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदो खाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया, सुबह के मशावरत के बगैर कुछ ना किया जाए। दूसरी जानिब अगर आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं, कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असेंबली नहीं कर सकती। तो दिस इज द सिचुएशन जहां पर ओपोजिशन जो है जाहिर से रोड अटकाएगी। बिल्कुल असेंबली है, इलेक्टेड असेंबली है, वो फॉर्म 47 वाली असेंबली नहीं कर सकती। दैट्स अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट कि अभी असेंबली के अंदर है, नॉमिनेट होकर आ चुके हैं, अब आप फॉर्म्स जो 47 और 45 की बात करते रहे, अब तो ये बहुत आगे निकल गई बात है। अब तो आपका वजीर आला भी चेंज हो गया, अब तो आपकी क़यादत भी चेंज हो गई, अब तो आपके लोग भी चेंज हो गए। बहरहाल बिलावल भुट्टो की ट्वीट के जरिए जो बातें सामने आई हैं इंतहाई खौफनाक कि सलमान अकरम राजा ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिया, खासतौर पर यह भी कहा कि पाकिस्तान में आइन की बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा तब्दील किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले कि आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को ख़त्म किया जा रहा है, हम इस तरमीम की मुखालफत करेंगे। जबकि खोकर साहब यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पुराने तर्जुमान जो कि इस वक्त किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने आईनी तरमीम पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल के बयान से हमें आईनी तरमीम का पता चला, आईनी जो बेंचेस हैं वो बनाएं, तो ये बयानिया रखा है कि इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी। अच्छा जी, मुस्तफ़ा साहब ने जो सवाल किया और ये पूछा कि ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक पेज पे नजर आ रही है और नून लीग कह रहे हैं कि हम दीगर जमातों से भी बात करेंगे, मगर साथ ही साथ अब ऑपोजिशन कुछ करवटें बदल रही है और वो कहती है कि भाई पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम को लाया जाएगा, खदोखाल क्या होगा, एंड देन वी विल डू मैनी थिंग्स, कि हम बात करेंगे खान साहब से, फिर हम अपनी पार्टी में मशावरत करेंगे। अब ये 27वीं आईनी तरमीम पर सवालात ओपोजिशन उठा रही है, बहरहाल क्या होगा ये तो देखना है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कराची की, और जो कराची में गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या जो कि इलाका है रामसामी का, वहाँ पर जो वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के गन मैन की जानिब से जो फायरिंग की गई और जो डंपर की टक्कर से एक शख्स जाबक और उसकी जो वाइफ और जो ज़ौजा थी उनको काफ़ी नुकसान हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद जो वहाँ की सिचुएशन बनी कि जो डंपर एसोसिएशन के सदर, उनका गन मैन, उसने फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिस इज गुड डेवलपमेंट फ्रॉम द पुलिस कि उसने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, जो स्पोक पर्सन है डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस के, उसके मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त महराज के नाम से की गई है और उसके कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं और जल्द ही इसके हवाले से मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी जो है वो हो जाएंगी और की जा रही हैं। जबकि इस वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है ना, उसे बेहतर बनाया जा सके। अच्छा फातिमा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो डंपर एसोसिएशन ने, इसके जो सदर हैं, इन पर FIR कटी है। इससे पहले मैंने जो पहले भी डिस्कस किया था कि आफाक अहमद जो कि एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उन पर FIR एक इश्तिहार अंगेज़ जुमला कहने पर कटी थी, फिर उनकी ज़मानत हुई। अब उससे रिलेट अगर हम करें ना, तो ऐसा लग रहा है कि पहली FIR उधर हुई थी, अब सेकंड FIR इधर की गई है, जोर दिया गया। अच्छा, इस FIR को कटवाने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिशूरी ने खुद जाकर इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि ये FIR होनी चाहिए। आवाम को जिस तरह से डराया धमकाया गया, इसके अंदर कुछ शिकें भी डाली गई हैं इस FIR के अंदर जो कि बड़ी मुनफरिद है, क्योंकि ये दहशतगर्दी की शिकें इसके अंदर। वही कानून सबके लिए, उन्होंने यही बात कही कि कानून सबके लिए। अच्छा, साथ ही साथ ये भी अपडेट कर दें कि गुज़िश्ता रोज़ लियाकत महसूद ने कहा था कि हम सुपर हाईवे बंद कर देंगे, और जिसके बाद हमने देखा भी 3 बजे सिचुएशन मुख्तलिफ नजर आई, पुलिस भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी, मगर जो ये रोड ब्लॉक करने आए तो वहाँ पर पुलिस ने भरपूर के खिलाफ मज़ामत की और ये नहीं होने दिया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुसाफिरों के लिए जो कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो अपडेट दे देते हैं कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन PIA की दर्जनों परवाजें आज भी ताखिर का शिकार, जबकि मुतादिद मनसूख हो चुकी हैं। इस हवाले से सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर सैप जराए का कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें पेशावर एयरपोर्ट से 3 इंजीनियर्स का कराची तबादला किया गया है और एयरक्राफ्ट इंजीनियर हड़ताल नहीं कर रहे, वो ड्यूटी पर मौजूद और फिट तैयारों को ही परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। सो दिस इज द वेरी डिफरेंट आई थिंक स्टेटमेंट, क्योंकि हमने करीब बिल्कुल हुआ कुछ यूँ था कि इंजीनियर्स की जानिब से एक बड़ा दिलचस्प एक स्टेटमेंट सामने आया था कि भाई बगैर क्लियरेंस के जो तैयारे सही नहीं है उड़ने के लिए, उनको क्लियरेंस के लिए प्रेशराइज किया जाता है, जो कि आवाम की ज़िंदगियों से हम नहीं खेल सकते। अब इंजीनियर्स ने इस्लामाबाद मैनचेस्टर जो है वो परवाज़ तैयारा है वो फिट होने पर बर वक्त ये फ़्लाइट को क्लियर किया जो इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जा रहा था। जो तैयारा फिट नहीं समझते उसे क्लियरेंस नहीं देंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि मुसाफिरों की हिफाजत, फ्लाइट सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब वो स्टेटमेंट है, जबकि हमसे इंतजामिया धौंस और धमकी से तैयारों की क्लियरेंस कराना चाहती है। अच्छा जी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जराए का बताना यही है कि इंजीनियर्स कौमी एयरलाइन की निजकारी के हरगिज मुखालिफ नहीं है, बल्कि इसके पुरजोश हामी है। तमाम मुलाजमीन खुद चाहते हैं कि कौमी एयरलाइन को एक मुस्तकिल मालिक मिले। ज़राए सैप ये भी बताते हैं कि मुतबादिल इंतजामिया के तहत निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 मरकजी परवाज़ों को क्लियरेंस दी है। निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने पेशावर, जद्दा और इस्लामाबाद तमाम परवाज़ें क्लियर की। अच्छा जी, इंजीनियर्स ने अपने मुतालबात में तनख्वाहों में इजाफा और फाजिल पुरजा जात की बर वक्त फरामी का तकाजा किया। दिस द डिमांड फ्रॉम द इंजीनियर्स। अच्छा, 7 साल ये वाज़ेह है कि 7 साल से उनकी सैलरीज में भी कोई इजाफा नहीं किया गया। अच्छा, मजीद कहना है कि जहनी और माशी दबाव से आज़ाद काम का माहौल फराम किया जाए। अब जो अनफिट हैं दोस्त जेट्स और दोस्त तमाम तर जो मामला हो रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स इसलिए भी आपको नहीं दे पा रहे हैं क्लियरेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है 380 कहीं हम 400 प्लस मुसाफिर पैसेंजर्स होते हैं जो कि एक तैयारे में बैठते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता वो फिट नहीं होगा तो फिर खुदा न खास्ता फिर वही हादसा ही होगा। और अगली खबर भी यही है कि इसीलिए वो क्लियरेंस नहीं देते हैं क्योंकि अमरीकी रियासत केंटकी के अंदर एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 7 अफराद हलाक हुए हैं, 11 जख्मी हो चुके हैं। कार्गो तैयारा लोएवल जो एयरपोर्ट है तो उससे उड़ान भरने पर तबाह हुआ है उसके बाद, और हादसे का शिकार तैयारा अमरीकी शहर के जो इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर उसकी जानिब वो जा रहा था, जबकि हादसे के बाद मुताद्दिद इमारतों के अंदर आग भड़क उठी है। और उस शहर के मेयर के मुताबिक ये हादसे के वक्त को जो है वो बताया गया कि कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन पेट्रोल यानी कि ईंधन मौजूद था। अच्छा, वाकई की जो वायरल वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारा गिरा और उसके बाद जो सिचुएशन रही। तैयारा गिरने के बाद बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी जिसका धुआं दूर दूर तक उठता दिखाई दे सकता है आपको फुटेजेस में भी। हादसे के बाद एयरपोर्ट से तमाम आने और जाने वाली परवाजें मुअत्तल कर दी गई। हादसे के मकाम पर आग बुझाने और रेस्क्यू का काम जारी है। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह मालूम ना हो सकी, तहम अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो इसीलिए जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब तक सेफ्टी नहीं होगी, जब तक फिट तैयारा नहीं होगा, हाँ हम इसको क्लियरेंस नहीं देंगे और साथ ही साथ जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई इंटरनेशनली क्या हो रहा था। अब हम कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और स्मॉग की। मुल्क भर में स्मॉग ने पंजे गाड़ लिए हैं, सांस लेना भी मुहाल हो गया। कराची फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया और कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। अगर हम भारत की बात करें, उसका जो शहर है कोलकाता दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। पहले हम देख रहे थे कि लाहौर था, फिर उसके बाद कराची जो था 5वें 6ठे नंबर पर जा रहा था, फिर अब हम ये देख रहे हैं कि कराची इज़ द सेकेंड पॉलिटेड सिटी एंड कोलकाता इज़ नंबर 1। अच्छा, AQI 250 को छू गया है कोलकाता का जी। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़रा लाहौर की बात करें अगर हम, तो लाहौर के अंदर स्मोक की सूरत हाल में मामूली सी बेहतरी आई है। 182 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर जा चुका है। अच्छा, कुछ एक्सचेंज हुए हैं नंबर्स ना, तो वो एक्सचेंज इसलिए हुए हैं कि पहले हम आपको बता रहे थे कि जो कराची था
दैट वाज इन द लिस्ट और छठे नंबर पे था, अब वो दूसरे नंबर पे जा चुका है और जो इस वक्त लाहौर है वो 5वें नंबर पर आ चुका है। और पंजाब हुकूमत ने और महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। आलूदगी फैलाने वाले मजीद मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम और फैक्ट्रीज को भी सील किया जा रहा है और वो कुछ कर भी दी गई हैं। मरीम नवाज साहिबा ने यह बताया था कि हम एटमॉस्फेयर को साफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे एटलीस्ट नंबर गेम्स अगर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते नज़र आ रहे हैं। और फिर हम इसके साथ साथ जब स्मोक की बात करते हैं फातिमा, तो बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही होती हैं, तो उन बीमारियों के हवाले से अक्सर व बेशतर जब हम बात कर रहे होते हैं तो मगर हम उसको सीरियसली ले नहीं रहे होते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और स्मोक जो है वो काफ़ी अनहेल्दी एक्टिविटी जो कि हमारे फ़ज़ा में हो जाती है, जिससे सांस की बीमारी है, वायरल्स है और दीगर बीमारियों की जड़ है। मगर हम बात करें हेल्थ की तो एक बहुत आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक ऐसे आम मगर ख़तरनाक मसले की जो छोटा सा लगता है लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बोझल कर देता है, सर्वाइकल पेन यानी गर्दन का दर्द। तो ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियों, नींद, तवज्जो और हत्ता के मिजाज पर भी गहरा असर डाल सकता है। बिल्कुल, कई लोग इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये दर्द वक्त के साथ बढ़कर शिद्दत जो है वो इख्तियार कर जाता है और ये शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, जो इस वक्त जदीद ज़िंदगी के तकाज़े हैं ना, उसमें चाहे वो कंप्यूटर सेशंस हों, लॉन्ग सेशंस हों, मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो या फिर सही बैठने के अंदाज़ गलत होते दिखाई देते हैं आजकल, या फिर पट्ठों की जो कमज़ोरी है ना, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सब अवामिल गर्दन के दर्द की जो है वो वजह बन जाते हैं और ये फिर वजूहात इन तमाम चीज़ों के पीछे छुपी होती हैं। कभी कभी ये सरदर्द जो है वो कंधे में अकड़न या फिर हाथों के अंदर सनसनाहट की शक्ल के अंदर भी जाहिर होता है। अच्छा जी, ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि जहनी और जज्बाती तौर पर भी असर अंदाज होता है। दर्द की वजह से नींद खराब हो जाती है, तवज्जो मरकूज नहीं हो पाती और छोटी छोटी हरकतें भी तकलीफ दे लगती हैं। यही वजह है कि सर्वाइकल पेन को मामूली समझना एक बड़ी गलती है। सर्वाइकल पेन सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं है बल्कि एक इंतबाह है कि हम अपने जिस्म के साथ किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। आज से ही अपनी सेहत ख्याल रखें। अच्छा जी, भाई ख्याल तो रखते हैं और रखा भी जाता है, मगर वो जो हम बात करते हैं ना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाती है। ऑफिस में ऑनलाइन जब हम काम कर रहे होते हैं या घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो वो जो सेशन है, वो जो ड्यूरेशन है, इट इज़ वेरी लॉन्ग। और साथ ही साथ फिर हमारा पोस्चर, हम नहीं सही बैठते, फिर समटाइम्स हमारे सोने की जो पोजीशंस होती हैं लाइक बहुत ज़्यादा समटाइम्स चेंज हो जाती है, जिससे हमें इन तमाम तर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर साथ ही साथ ये सर्वाइकल पेन जो है ना वो बड़ी बीमारी में भी जा सकता है, जिससे आप पैरालाइज हो सकते हैं, जिससे आपको ब्रेन हैमरेज भी समटाइम्स हम ये देख रहे होते हैं, क्योंकि आपकी नर्व्स जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं दब रही होती है। तो भाई ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरसाइजेस करें। तो व्हाट यू विल रेकमेंड? भाई हम अगर इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बिल्कुल 24 घंटे पीछे चले जाएं, कल हमारे पास एक योगा थेरेपिस्ट आई थी। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इंडोज किया था, जो कि सबसे पहले फातिमा ने आपको बताया स्मोक की जो सूरत हाल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्या ब्रीथ इन कर रहे हैं और क्या ब्रीथ आउट कर रहे हैं। जब हम ब्रीथ इन ही अच्छी चीज़ नहीं कर रहे तो ब्रीथ आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इस मॉर्निंग शो के ज़रिए आपको 2-3 चीज़ें कनेक्ट करके बताते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो पोल्यूशन की ज़ुमरे में चीज़ें आ जाए या AQI कहीं ख़राब हो, तो आपने अपने आप को पहले बचाना है पॉल्यूटेड हवा से और माहौल से। मास्क वेयर करें। दूसरी चीज़ जो बैठकर आपका पोस्चर डिफरेंट होने लगा है ना, कि हर वक्त बैठे रहते हैं, फिर आप जब उठते हैं तो आपको कभी कमर में, कभी कमर से निचले हिस्से में, कभी गर्दन के हिस्से में तकलीफ होती है, तो एटलीस्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप 15 से 20 मिनट अपनी एक्सरसाइज को निकालें। अच्छा, एक मज़े की बात बताएं कि सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज है वो अल्लाह ताला ने खुद रखी है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी खुद मूवमेंट इस तरह होती है कि आप जो है वो खुद ब खुद ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा करते हैं उस नमाज के अंदर कि आपकी बहुत सारे जो जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल पेन, शैटिका पेन, वो खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, ये वैसे भी मौसम चेंज हो रहा तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और समझ लें इम्पॉर्टेंट भी है, मगर वो वादे क्या जो वफा हो जाए। बिलाल हमेशा बोलते हैं कि हम जाएंगे, हम फलाना जगह जाएंगे, हम ढमकाना जगह जाएंगे, पूरी टीम को लेके जाएंगे। भाई कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो तो एक ख्वाब खरगोश हो गया। या तो मैं सोचती हूँ कि ये इनकी बातें ही हैं, चले बातें ही तो चले हम इस पैकेज के जरिए ही चले जाते हैं।
मगर आज एक इम्पोर्टेंट सवाल फिर से मैं आपसे कर रही हूँ, Where are we going today? अच्छा, मुझे फातिमा की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि ओ छड्डो जी कुछ नहीं, इसी तरह चले जाते हैं ना, दिल खुश कर लेते हैं। हुआ यही। मैं जो आप लोगों को कहता हूँ आज हम आपको लेके यहाँ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फील कराते हैं कि वहां जाना है आपने, कभी ना कभी आप एटलीस्ट अपने पैकेज बनाएं, छोटा सा एक बजट निकालें और इन पाकिस्तान की खूबसूरत इमारतों को, इन खूबसूरत जो कुदरती मनाजिर हैं उसको जाके विजिट करें कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत है। और अल्लाह की कुदरत भी आपको दिखती है, फिर आपको दिल चाहता है कि वाकई में वो जो कुदरत है वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो भाई आज कहाँ जा रहे हैं ये बता दो। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान की शिमाली सरजमीन पर, जहाँ पर पहाड़ अपनी बुलंद बाला चोटियां आसमान को छूते हैं और बर्फ से जो ढके मनाजिर है ना वो आंखों को मुनव्वर भी करते हैं। यहाँ पर वाक़ है एक वादी कुमराट। कुमराट आप गई हैं? नहीं, मैं कभी नहीं गई, मगर इस पैकेज के जरिए हम चले जाते हैं तो वहाँ चलते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा टूरिज्म पैकेज हो गया, मगर साथ ही साथ कराची समेत सिंध भर में, और ना कि सिंध भर में, पूरे पाकिस्तान में जो एक वबा फैल गई है उसका नाम है डेंगी। एक ख़तरनाक हमला जो कि मच्छरों का, जो कि साफ पानी की अफजाइश होते हैं, उनका इजाफा हो गया और हम देख रहे हैं कि बहुत कीमती जानें इससे जा रही है। NDTV की जो एंकर थी उनका भी इस डेंगू से इंतकाल हो गया है। तो साथ ही साथ ये बात वाज़ेह करने चाह रहे हैं आज सेकंड सेगमेंट में, और बात करेंगे पूरी डीपली कि डेंगू होता क्या है, कैसे होता है, किस तरह से मच्छरों की अफजाइश होती है। बिलाल, अच्छा कराची में इस तरह के वाक़यात बहुत हो रहे हैं। अगर आप पीर की बात करें तो मुझे भी कुछ इसी तरह के असरात थे। ये छू कर बचकर आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये सेफ हैं और आपके सामने बैठी हैं। आप सबकी दुआओं से डेंगू जानलेवा भी है। डेंगू का जो डेथ रेशो है वो भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसी बीमारी नहीं कि बिल्कुल आप सही होकर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक शुबा रहता है कि ये डेथ की तरफ भी ले जाता है। और आउटब्रेक जो अभी इस अस्पतालों के अंदर आया, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चाहे वो महकमा सेहत सिंध हो, उसने भी ये अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो वाज़ेह की है कि हर अस्पताल के अंदर डेंगू के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। हाँ। आज इस पर बात करेंगे ज़रा एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद, और आप ही के हवाले से बात करेंगे। आपके हो सकता है कि घरों के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जो आपको डेंगू लग रहे हो लेकिन डेंगू ना हो, तो इसीलिए डरना भी नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।